जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ओडिशा में चुनाव 2024 दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। आज ओडिशा बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है। साथ ही बीजेपी पार्टी में और बीजेपी पार्टी के लिए मुस्लिमों का कोई आंकड़ा और मूल्य नहीं है। और साथ ही ओडिशा अल्पसंख्यक प्रभारी अब्दुल कलाम ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस भारत और ओडिशा दोनों जगह सरकार बनाने जा रही है। इस विषय पर हमारे विशेष संवाददाता देव कुमार ने उनके बयान के बारे में उनसे बात की। चुनाव 2024 दिलचस्प चीज़ें देखने को मिल रही है उड़ीसा की राजनीति में। आज जैसे बीजेपी का माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल सलाम जी जो आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। कैसा क्या मुद्दा, क्यों या सोच के बीजेपी छोड़े? बीजेपी के माइनॉरिटी चेयरमैन थे, क्या ऐसे वो आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए? सर स्वागत है दैनिक सर जी। देखिए, पहली बात तो ये है, हम 7-8 साल वहाँ पे काम करे हैं बीजेपी में, और वहाँ पे मुझको पोस्ट मिला था नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी का, और स्टेट बीजेपी में भी मुझको रखे थे आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर। हमको ये फील हुआ कि हम लोग को ऐसे बस पेन पेपर में रखे हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। और स्पेशली मुझको ये ज़्यादा दुख लगा कि हमको नहीं मिला। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो 50 लाख लोगों में, 50 कोटी लोगों में से 1-2 आदमी आपको कोई काबिल नहीं मिला जिसको कि आप एमपी और एमएलए टिकट दे दें। क्या बात है ये? अरे हम देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हमारे कुर्बानी का मतलब तारीख गवाह है। भारत का अगर इतिहास खोले तो हम लोग का कुर्बानी, हमारे जो पूर्व पुरुष थे उनका कुर्बानी बहुत ज़्यादा है हमारे देश को स्वाधीन करने के लिए। लेकिन हमको ये बोला जाता है कि ये देशद्रोही हैं, इनको सामने मत लाओ, इनको एमएलए एमपी का टिकट मत दो, इनको आगे नहीं बढ़ाओ। लेकिन फिर भी देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सब आए हुए थे, 2-3 दिन से हमको भाषा माइनॉरिटी हम स्टडी कर रहे थे। हर जगह पे ये बोले हैं कि और आपका यूपी में और कर्नाटक में ये बोल रहे थे, आप मत घबराइए, हम जब तक मोदी, ऐसे स्टाइल में, जब तक मोदी जिंदा है मुसलमानों को हम रिजर्वेशन नहीं दिलाने देंगे। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्या मुसलमानों के प्राइम मिनिस्टर आप नहीं हैं? आप क्या हिंदू के प्राइम मिनिस्टर हैं? हम लोग तो मुसलमान होते हुए भी हम लोग बहुत आपको इज्जत करते हैं। देखिए, और एक बात मैं ये बोल रहा हूँ, अबू धाबी में एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे 25-30 एकड़ जगह देके वहाँ पे एक हिंदू मंदिर बनाया गया है। वहाँ कोई जाके लात मारा है मंदिर को? अब क्या करते हैं हमारे भाई लोग, जब यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं उनको दिल्ली पुलिस जाके लात मारता है। इसके लिए कोई एक नेता ये नहीं बोला कि ये गलत काम है। बोलिए, सारे पब्लिक बोलेंगे, सारे हिंदुस्तानी बोलेंगे, 140 कोटी आदमी बोलेंगे भारत के कि ये काम गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ पे थे तब आपको फील नहीं हुआ माइनॉरिटी के विरोध है, मुसलमान के विरोध है? हाँ, फील हो रहा था, उसीलिए तो मैं छोड़ा हूँ। ये तो अभी की बात है। हम बार ये सोच रहे थे कि चलिए ठीक है, ये लोग बदल जाएंगे, चलिए ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ, मुझको साइड में बैठाएंगे, मेरे कौम को गाली देंगे, मुझको साइड में बैठाएंगे, हमारे कौम को जो मर्जी सो बोलेंगे। ये क्या बात है? बीजेपी क्या कास्टिज्म को लेके बहुत हमेशा खेलता है? जी, बीजेपी कास्टिज्म को लेके हमेशा बहुत ज़्यादा। जब ये लोग का मैं तो अभी थैंक्स दूंगा बीजेपी वालों को, जो मुसलमान यहाँ पे सो गए थे, कोई नहीं पूछ रहा था। अरे थैंक्स टू बीजेपी वाले, जो जब इलेक्शन आता है हमारा भाव बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आप जब जाते हैं माइक लेके अनाउंस करने के लिए, माइक लेके इलेक्शन प्रचार करने के लिए, पहला मुद्दा आपका क्या होता है? पाकिस्तान मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान। क्या बात है भाई? हम लोग भगोड़े हैं? हम लोग यहाँ के नहीं हैं? हम तो हमारे पूर्व पुरुष यहाँ के नहीं हैं? अरे आज भी देखिए हमारे अंदर में जो ब्लड दौड़ रहा है, ये हर एक ड्रॉप उसका ये बोलेगा हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम फख्र महसूस करें, गर्व महसूस करें, हम इंडियन मुस्लिम हैं, और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सेफली रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में जैसे ये लोग बोल रहे थे, जो आपका बीजेपी वाले ये बोल रहे थे कि कांग्रेस मुक्त करेंगे भारत का इतिहास, भारत का पॉलिटिक्स को। हमको तो ये लग रहा है कांग्रेस मुक्त करते हुए ये भी कर रहे हैं, मुसलमान मुक्त करेंगे पॉलिटिक्स से इंडियन मुस्लिम को। कोई मुसलमान को कुछ नहीं दे रहे हैं। हम क्यों रहेंगे वो पार्टी में?
मैं जो भी पार्टी में है मुसलमान लोग, मैं उनसे अपील ये करूंगा कि अगर ज़मीर है आपका छोड़ दीजिए। जी जैसे कि बीजेपी का जो माइनॉरिटी चेयरमैन थे बीजेपी के अब्दुल सलाम जी आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन किए, वैसे ही कांग्रेस का जो स्टेट इंचार्ज है अब्दुल कलाम जी माइनॉरिटी का, आइए उनसे पूछते हैं क्या कैसे आप नेतृत्व में कैसे प्रभाव हो के और कैसे क्या एजेंडा रखा है इस बार कांग्रेस उड़ीसा में और पूरा भारतवर्ष में ये माइनॉरिटी को लेके। कलाम जी स्वागत है आपको दैनिक सरकार में, क्या बोलना चाहेंगे? जब जैसे धन्यवाद। देखिए, आज हमारे जो बीजेपी के युवा मोर्चा माइनॉरिटी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अब्दुल सलाम साहब, प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब, वो आज कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। बहुत दिन से हमारे टच में थे, हमारे प्रदेश चेयरमैन जौलक साहब के टच में थे, मुझे से खुद वो टच में थे। काफ़ी दिन बाद चलने के बाद हमने यहाँ अपने जो हमारे AICC के इंचार्ज हैं डॉक्टर अजय कुमार जी से, उनसे भी हमने बात किया और हमारे PCC चीफ शरद पटनायक जी से भी हमने बात किया और जितने भी हमारे सीनियर लीडर सबसे हमने विचार करके ये सब बातें रखा कि उनको लिया जाए। और बहुत खुशी की बात है कि आज जिस हिसाब से बीजेपी देश में नफरत की राजनीति कर रही है और अब्दुल सलाम साहब को राहुल जी का मोहब्बत की दुकान में उनका दिल खोल के स्वागत है और वो कांग्रेस पार्टी में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस्तेकबाल करते हैं, हम कांग्रेसी हैं। राहुल जी एक बात बोले थे, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले कांग्रेस, तो ये क्या जो पार्टी से लीडर्स चेंज कर रहे हैं ये मोहब्बत की दुकान से प्रेरित होके इंस्पायर हो गया? देखिए, जो अभी देश की परिस्थिति है, देश का प्राइम मिनिस्टर, आप भारत के इतिहास में देख लीजिए, जो भाषा और जो लैंग्वेज देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूज कर रहे हैं, आज तक कोई एक MP MLA नहीं यूज करेगा। फिर जो बोल रहे मेरा भारत एक है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं आपको मारते जाऊँ, मैं आपको गाली बकते जाऊँ और बोलूँ आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, ये एक्सेप्टेबल है? आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? आज प्रधानमंत्री अपने विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए, कोरोना पे मांगना चाहिए। आप वैक्सीन का इतना प्रचार किए थे, जो आज देश को आपने बर्बाद कर दिया, कमीशन लेके, चंदा खा के, कमीशन खोरी करके आज युवाओं का आज हार्ट अटैक से मौतें हो रही है, उस पर क्यों नहीं आप वोट मांग रहे हैं? आप डेवलपमेंट क्यों नहीं मांग रहे हैं आप वोट? आज फिर भी आप हिंदू मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे, मुसलमान ये हैं, राहुल गांधी राम विरोधी हैं, ये आप कब तक ये लेकर चलेंगे? छोटा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, 2019 में बीजेपी के पास एक प्रसंग था जो पुलवामा अटैक, और 2026 चुनाव में वो प्रसंग लाया है राम मंदिर का। क्या उसके अलावा और कुछ प्रसंग है बीजेपी के पास इस बार वो जनता के पास पहुंच पाए? देखिए, आपने बीजेपी के जो JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट अगर देखेंगे, अभी जम्मू कश्मीर में जो हमारे सेनाओं के ऊपर जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, उसके 2 दिन पहले वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 400 आतंकवादी घुस गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और JP नड्डा से कि जब आपको पता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 400 आतंकवादी घुस चुके हैं, तो आपने क्या कार्रवाई किया? उसके दूसरे दिन ही हमारे सेना के ऊपर हमला हो रहा है। जो पुलवामा हुआ था वही आज आप भी आपके नेतृत्व में हो रहा है। 5 साल आपको कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ही इलेक्शन आता है सब कुछ हो जाता है। बीजेपी के इतने बड़े लीडर कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमको खबर लगी है कि 400 आतंकवादी हमारे देश में घुस चुके हैं। फिर आपने क्या किया? आपको पता था तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, हमारी LIB क्या कर रही थी, हमारा CBI ED क्या कर रही थी? खाली विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए CD EBI पुलिस प्रशासन है। ये देश का दुर्भाग्य है और ये बहुत ही देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर कह रहा हूँ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता अब्दुल कलाम बोल रहा हूँ। उड़ीसा में हम नया इतिहास बनाएंगे और प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए, उनकी तो आइडियोलॉजी ही वही है। सवाल आपको यहाँ पे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पत्र और राहुल जी का न्याय यात्रा का जो पत्र, जी, क्या प्रभाव रहेगा, क्या फर्क? अब देखिए, हमने हमारे जो न्याय पत्र है, हमारा जो घोषणा पत्र है, उसको देखिए। हमने क्या कहा है? हम 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज देंगे हर भारत के नागरिक को, और हमने करके दिखाया है। राजस्थान में हमारी सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, हमारे अशोक गहलोत की सरकार ने 25 लाख रुपए के इलाज हर किसी को वहाँ मुफ्त में दिया है। हम 25 लाख रुपए का पूरे भारत में देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और 1 लाख रुपए जो हमारा नेशनल का वो घोषणा पत्र है कि 1 लाख रुपए हर महिला, गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया जाएगा। हमारा स्टेट PCC ने हमारे स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन के घोषणा पत्र है स्टेट का, उसमें 24,000 रुपया साल का है। उड़ीसा में हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में हमारी सरकार बन रही है, हम 1,24,000 रुपया महिलाओं के खाते में देंगे। 3,000 रुपये कुंटल हम धान खरीदेंगे। हमारी जो 5 गारंटी न्याय योजना है, आप उसी को देख लीजिए, बीजेपी का आप देख लीजिए। बीजेपी के पास अगर घोषणा पत्र में, अगर उनका घोषणा पत्र पब्लिक के लिए होता, देश के फायदेमंद के लिए होता, तो नरेंद्र मोदी जी और JP नड्डा जी, उनके मिनिस्टर लोग राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगते। वो अपने घोषणा पत्र पे मांगते, अपने विकास पे मांगते। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, देश की जनता जाग चुकी है। महिला सुरक्षा की गारंटी आप देख लीजिए क्या कर रही है। हम करेंगे, हमारी विश्वास है कि देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जैसे कलाम जी
उड़ीसा स्टेट माइनॉरिटी का इंचार्ज जी बता रहे थे। नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुली है कांग्रेस, और ये मोहब्बत में प्रेरित होकर बहुत सारे नेताओं कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ उनके न्याय पत्र जो कांग्रेस ने उन्मोचन किया है, उसी हिसाब से इस बार भारत में कांग्रेस की सरकार बन रहा है और उड़ीसा में कांग्रेस का सरकार बन रहा है। भुवनेश्वर से कैमरा पर्सन परेश गुजराल के साथ देव कुमार की रिपोर्ट, दैनिक सरोकार।